जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 119 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक, बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आप जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उससे पहले उसका जो है ना सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले। ठीक, और आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं किस चीज़ को। ठीक ना, यहाँ हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट मतलब क्या होता है, वो जल में रहेगा। ठीक, मतलब क्या हुआ कि एक ये हाइड्रोफाइट क्या होता है कि जो जल में उगने वाले पौधा को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोफाइट। ठीक, यानी कि क्या हुआ, एक प्रकार का जलीय पौधा हुआ है। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये एक जलीय पौधे को कहते हैं क्या, तो हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक, देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिए थे। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि सर आइजैक न्यूटन। ठीक, ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम देखिए क्या कहता है, एक जैसे कोई वस्तु है, दो वस्तु, ठीक, ये दो वस्तु है, दोनों वस्तु के बीच जो है कुछ ना कुछ बल लग रहा है। ठीक ना, एक दूसरे के बीच जो है ना ये बल आकर्षित हो रहा है। ठीक है, ये दूसरे के बीच है दोनों वस्तु आकर्षित हो रहा है, कुछ ना कुछ बल लग रहा है। ठीक है, इसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए इसका सिद्धांत क्या कहता है, जैसे देखिए पहला वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है आपको m1 है, ये दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है m2 है। ठीक है, और इस दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी है r। ठीक, तो इसके जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जिसे F से डिनोट करते हैं, ये F जो होता है ये समानुपाती होता है आपको m1 इंटू m2 के, यानी कि दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तथा यही जो है आपको व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, तो इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दूरी कितना है तो r है, तो r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही कहता है आपको किसका, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपको यही कहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, मतलब किस मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीतकाल में, यानी कि किस ऋतु में जो है ये तीव्र गति से मतलब तेजी गति से चलेगी पेंडुलम घड़ी। ठीक, देखिए अब इसके देखिए पेंडुलम घड़ी सबसे पहले समझिए कि किस पर निर्भर करता है, ये जो है ना आपको आवर्तकाल पर निर्भर करता है। ठीक ना, अगर देखिए उसका आवर्तकाल अगर बढ़ जाता है तो आवर्तकाल जब बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाता है आपको, घड़ी क्या हो जाता है आपको धीमा हो जाता है। ठीक ना, अगर आवर्तकाल जो है कम जाएगा तो घड़ी क्या हो जाता है आपको फास्ट हो जाता है। ठीक ना, तो देखिए आवर्तकाल इसका क्या होता है, आवर्तकाल t बराबर 2π√अंडर L/G होता है। ठीक है, देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि पेंडुलम क्या होता है आपको लंबाई बढ़ता है, यानी कि L आपको जब बढ़ेगा तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, वो सुस्त हो जाएगा। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या कहा है कि घड़ी तीव्र होना चाहिए। ठीक, बीन क्या है कि शीतकाल, देखिए ठंडा ऋतु में क्या होता है कि L का मान क्या होता है आपको घट जाता है, यानी कि लंबाई क्या होता है पेंडुलम का, ये घट जाता है। ठीक, जब लंबाई पेंडुलम का घटेगा तो ये टी भी घटेगा। ठीक ना, टी का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक ना, तो टी का मान घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ घड़ी क्या हो गया आपको तीव्र हो गया। ठीक, तो ये किस ऋतु में हुआ, तो ये शीतकाल ऋतु में हुआ। ठीक, नहीं कि शीत ऋतु में हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। ठीक, देखिए शक्कर, शक्कर का जब किण्वन होता है तो इससे क्या बनता है, तो ये आपको इथाइल अल्कोहल बनता है जिसे शराब कहते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, इथाइल अल्कोहल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला। देखिए ग्लूकोज जो है ये किण्वन के दौरान क्या होता है कि एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक, जिसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक, तो ये किस एंजाइम के कारण बदलता है, तो इसमें जो है आपको जैमेज एंजाइम के कारण ये बदल जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैमेज। ठीक, ये जो एथिल अल्कोहल है इसका देखिए फॉर्मूला आता है आपको C2H5OH होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है किस प्रकार। देखिए प्रकाश विकिरण जो होता है इसका प्रकृति जो है ना आपको दोहरी प्रकृति का होता है प्रकाश। ठीक ना, तो दोहरी प्रकृति में कौन कौन होता है, देखिए इसे कभी जो है इसे कण माना जाता है और इसे जो है ना कभी तरंग भी माना जाता है। ठीक है, तरंग माना जाता है। ठीक है, देखिए कण के आधार पर और तरंग के आधार पर कुछ कुछ इसका गुण है, तो इस गुण को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए तरंग, तरंग मानकर जो गुण का प्रयोग किया जाता है तो वो गुण क्या है, सबसे पहले देखिए तरंग, तरंग मानकर इसका गुण कौन कौन है, तो ये आपको व्यतिकरण हो गया, व्यतिकरण, विवर्तन, विवर्तन हो गया, ध्रुवन हो गया, ये सब क्या आपको, तो ये आपको तरंग मानकर। ठीक है, इसका जो है ना आपको तरंग के द्वारा इसका व्याख्या किया जाता है इस सब गुण का। ठीक, अब देखिए क्या है कि आप कण के बारे में जान लेते हैं कि कण के
द्वारा किसका व्याख्या किया जाता है, प्रकाश के किस गुण को। तो ये सब क्या जाता है आपको किस गुण का, तो ये आपको देखिए प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, जो देखिए प्रकाश का विद्युत प्रभाव हो गया, विद्युत प्रभाव हो गया, ये सब जो हमको कण मान के किया जाता है, ठीक है, विद्युत प्रभाव। उसके बाद देखिए क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, ठीक है, ये दोनों क्या ये क्या होता है आपको, तो कण मान कर किया जाता है इसका व्याख्या, ठीक। इसका मतलब क्या हो, प्रकाश कैसा है, तरंग एवं कण दोनों के समान है, ठीक। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा, ठीक है। देखिए प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। देखिए अपवर्तन क्या होगा, देखिए सघन माध्यम है, नीचे क्या है आपको, ये सघन माध्यम है, ठीक। ये ऊपर में आपको विरल माध्यम, ठीक। यहाँ देखिए प्रकाश की किरण जो है, ये देखिए अभिलंब हो गया, ये देखिए प्रकाश की किरण क्या है आपको सघन से विरल में जा रही है, ठीक है। तो विरल में जा रही है, लेकिन जाना चाहिए इसको ऐसे सीधा, लेकिन ये क्या हो जाएगा कि अभिलंब से थोड़ा दूर भाग जाएगा, ठीक ना। अभिलंब से थोड़ा दूर भाग जाएगा और क्या हो जाएगा, ये इसका गति जो है ना और तेज ही हो जाएगा, ठीक नहीं। कि सघन से विरल में जाने पर क्या होता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागती है और क्या होती है, इसका गति तेज हो जाती है, ठीक। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है। देखिए वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है तो कौन सा प्रकाश होता है, ये देखिए सूर्य के प्रकाश का विसरण होता है, ठीक है ना। तो ये सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि विभिन्न रंगों का ये मिश्रण है, ठीक है ना। जब ये देखिए कि यहाँ देखिए वायुमंडल में जब ये आता है तो यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ धूलकण है, ठीक है ना। ये धूलकण से टकराता है तो ये क्या होता है, चारों दिशा में ये फैल जाता है, ठीक ना। यही फैलना तो विसरण कहलाया, ठीक ना। तो किसके कारण हुआ, तो ये धूलकण के कारण हुआ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूलकण, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कथन ए और कथन आर का है। कथन ए में कहा है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है, ठीक। कारण आर में कहा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। देखिए लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, देखिए लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि लाल जो है इसका तरंग दैर्घ्य होता है आपको 700 nm होता है, ठीक। और जो हरा प्रकाश है इसका तरंग दैर्घ्य होता है आपको 530 nm होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या कहा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। देखिए लाल का तरंग दैर्घ्य जो हरे से अधिक, हाँ सही है, यानी कि आर सही है, ठीक ना। तो ये कथन एम का है कि प्रकाश की दृश्य वर्णक्रम लाल हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जवान होती है, नहीं ये गलत दिया हुआ है, ठीक ना। ये गलत है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों। देखिए हरा, देखिए कोई वस्तु जो है किसी भी रंग का है तो हमें उस रंग का क्यों दिखाई देता है, उस रंग का इसी कारण से दिखाई देता है कि जैसे जो है ना जो रंग को वो परावर्तित करेगा ना वो रंग हमको दिखाई देगा, ठीक ना। जैसे देखिए कोई यहाँ पर लाल है, लाल रंग का कोई वस्तु ये रखा हुआ है, ठीक है। लाल रंग का वस्तु हमें लाल ये क्यों दिखता है, ठीक ना। या देखिए सूर्य से प्रकाश को तो सातों रंग आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना सिर्फ लाल को ही परावर्तित कर पा रहा है, ठीक ना। जो लाल को परावर्तित कर रहा है, इनके जिसको परावर्तित करके जिस किरण को हमारे आँख तक पहुँचाएगा तो वही जो है ना उसी रंग का वो वस्तु दिखेगा, ठीक है। यहाँ लाल रंग का परावर्तित कर रहा है तो लाल दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ हमसे कहा है कि हरा रंग में तो नहीं, क्या हुआ है कि वो हरे रंग को परावर्तित कर लेगा और शेष रंग को क्या कर लेगा, वो अवशोषित कर लेगा, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि यह हरे रंग को प्रकाश को हमारी आंखों में परावर्तित करती है, यही बात तो सही है। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है। देखिए थर्मोस्टेट क्या है कि ये प्रकार की क्या है आपको, ये ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको किस, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि किसी निकाय का तापक्रम जो है या स्वनियंत्रित करता है, ठीक है। ये अपने आप नियंत्रित करता है इसका, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है क्यों। देखिए जब देखिए कोई बिस्कुट है, ठीक ना, वो बंद है पैकेट में, ठीक ना। अब जब देखिए ये क्या होता है नरम हो जाता है तो इसको जो है ना आपको कुरकुर करने के लिए, मतलब कड़ा करने के लिए उसको क्या कहता है थोड़ा देर में फ्रिज में रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये कड़ा क्यों हो जाता है, देखिए कड़ा इसी कारण से हो जाता है। देखिए फ्रिज के अंदर का जो है ना कुछ वहाँ पर आर्द्रता जो है ना आपको अधिक होती है, ठीक ना। और वहाँ पर जो है ना अधिक नमी जो है ना आपको अवशोषित होते रहती है, इसी कारण से ना ये आपको कुरकुरे हो जाता है, ठीक है ना। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि फ्रिज के अंदर की आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित हो जाती है। उसका जो अतिरिक्त नमी रहता है जो बिस्कुट में उसको जो है ना फ्रिज द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वहाँ पर आर्द्र मौसम रहता है तो इसी कारण से, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कथन ए और कथन आर का है। कथन ए में कहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। देखिए
सायनता पर क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का? देखिए टेम्परेचर जब भी कोई भी द्रव पर पड़ेगा ना तो उसका सायनता हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि सायनता क्या होता है। ये सायनता मतलब क्या होगा कि जैसे देखिए कोई भी द्रव का जो बहाव का दर होता है ना तो उसे ही सायनता कहा जाता है। ठीक है, मतलब कितना तेजी से बह रहा है, कितना कम तेजी से बह रहा है, इसे सायनता। जैसे कोई द्रव है, ठीक ना, वो बड़ा धीरे धीरे बह रहा है, ठीक है, जैसे नीचे गिर गया वो धीरे धीरे बह रहा है तो उसमें उसमें क्या होगा, उसका सायनता सबसे अधिक हो गया। ठीक ना, यानी कि जो द्रव गाढ़ा जितना होगा उसका सायनता उतना ही अधिक होगा और जो जितना पतला होगा उसका सायनता उतना ही कम होगा। ठीक ना, और जब देखिए हम कोई भी द्रव को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, तो वो हमेशा पतला होते जाता है। ठीक ना, तो पतला हो गया तो क्या होगा, उसका सायनता घट जाएगी। ठीक ना, यहाँ लेकिन हमको क्या कहा है, बढ़ जाता है, यानी कि कथन गलत हो गया। ठीक ना, अब देखिए कारण की ओर पढ़ते हैं तो कारण में कहा है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा। देखिए टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसका अणु की क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ते रहता है। ठीक ना, इसी कारण से तो पानी गर्म हो जाता है। ठीक ना, तो मतलब क्या हुआ कि ये बात सही है। ठीक ना, यानी कि कथन ए सही है और आर क्या है, गलत है। ठीक ना, तो इसमें किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए कमरा में जब हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा की फ्रिज का जो दरवाज़ा खोल देंगे तो क्या हो जाएगा कि कमरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, कमरा ठंडा नहीं होगा, कमरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, कमरा जो है ना गर्म हो जाता है फ्रिज को खुला रखने पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते, ठीक है, देखिए प्रकाश वोल्टीय सेल जो है ये एक प्रकार का क्या है, ये प्रकार का कोई विद्युतीय उपकरण है। ठीक है, ये जो है ना आपको ये प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के द्वारा क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को है ना ये सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया तो ये क्या हुआ, आपके प्रकार की सौर सेल का ये काम है, क्योंकि सोलर प्लेट जो होता है उसी का नहीं ये काम है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौर सेल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है ये आपको अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपको, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा ये जो है ना सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक समूह क्या है। देखिए सबसे पहले समझिए कि समन्यूट्रॉनिक होता है क्या। देखिए समन्यूट्रॉनिक क्या होता है कि जैसे देखिए भिन्न भिन्न तत्वों का कोई परमाणु है ना तो उसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर समान होगा तो वो समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। ठीक, सबसे पहले देखिए आपकी न्यूट्रॉन संख्या होता क्या है। ठीक, देखिए जैसे कोई तत्व है यहाँ एक्स, ठीक, ये एक्स तत्व है। ठीक ना, इसका देखिए कुछ न कुछ परमाणु संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है और परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक ना, ये जो परमाणु संख्या होता है ये आपको प्रोटॉन की संख्या या इसे हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कह सकते हैं, तो इसके ये बराबर होता है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो ये हमेशा बराबर नहीं होता है। ठीक ना, अगर देखिए इस पर कोई चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी करते रहता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ चार्ज नहीं देंगे समझने के लिए, तो यहाँ देखिए तो चार्ज नहीं दिए तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और ये सब क्या है आपको परमाणु संख्या सब बराबर है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से हमको न्यूट्रॉन निकालना होगा, देखिए न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, एन बराबर, यानी कि ये परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक हो जाता है। ठीक है, यानी कि ए माइनस जेड क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन हो जाता है। ठीक है, यानी क्या है, कहा है यहाँ पर कि सब न्यूट्रॉनिक का समूह कौन है, मतलब क्या हुआ कि जो तीनों तत्व दिया हुआ है सब में ऑप्शन में, तो सभी का जो है न्यूट्रॉन संख्या समान आना चाहिए। ठीक है, अगर समान आ जाएगा तो वो सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, नहीं समान आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में ये ऐसा आता है। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर एम दिया हुआ है कि सी कार्बन जो है 12 6 दिया है। इसका देखिए न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसका न्यूट्रॉन देखिए 6 आ जाएगा। ठीक, इसका देखिए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका देखिए 7 मतलब 6 7 के वेरी कर गया तो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि समान आना चाहिए इसका न्यूट्रॉन। ठीक है ना, इसमें देखिए बी नंबर में ये 6 12 दिया हुआ यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ देखिए 7 7 यहाँ आ गया। ठीक ना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए 6 14 दिया हुआ है, तो 14 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा। यहाँ 7 में 7, यहाँ 7 बच गया, यहाँ 8 बच गया, यानी क्या होगा कि समान न्यूट्रॉन इसका भी नहीं है। ठीक नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक, अब देखिए डी में देखते हैं, डी में क्या 14 में 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 7 जाएगा, यहाँ भी 8 बढ़ जाएगा, 16 में 7 जाएगा 8 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों देखिए अलग अलग तत्व हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तीनों क्या है, अलग अलग तत्व है और इसका क्या है कि आपको न्यूट्रॉन संख्या समान है। देखिए तीनों का न्यूट्रॉन संख्या 8 8 है, तो मतलब क्या ये सब न्यूट्रॉनिक हो गया। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए कोई ठोस है, ठीक ना, वो जो है ना वायु से अभिक्रिया करके क्या होता है कि सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये आपको ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक ना, देखिए जैसे कुछ कुछ उत्पादित पदार्थ है, देखिए उसका उदाहरण जान लेते हैं। देखिए कपूर हो गया, कपूर, आयोडीन, आयोडीन हो गया, गंधक हो गया जिसे सल्फर कहते हैं, गंधक,
नौसादर, नौसादर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन, ओडोफॉर्म, जिसे आयोडोफॉर्म भी कहते हैं, ये सब क्या है आपका, तो ये आपको हो गया आपको ऊर्ध्वपातित पदार्थ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाए। देखिए मिट्टी के तेल में जो है किसको सुरक्षित रखते हैं, देखिए आवर्त सारणी में जो फर्स्ट ए का तत्व जितना भी है जिसे क्षारीय धातु कहते हैं, उस सारे को जो है मिट्टी तेल में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, देखिए ये सारे का गुण क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया जो ये ऑक्साइड बनता है वो बहुत ही तीव्र अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, इसी कारण जो है इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है उसको सुरक्षित रखने। देखिए इसमें कौन कौन है, देखिए इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर कौन कौन हो जाएगा, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये सब क्या है आपको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, देखिए यहाँ सोडियम दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या। देखिए लोहा किससे प्राप्त किया जाएगा, जो उसका अयस्क होगा उसी से प्राप्त किया जाएगा, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट से प्राप्त किया जाता है। देखिए जहाँ पिंच प्लेट जो है ये किसका अयस्क है, तो ये आपको यूरेनियम का अयस्क है। पिंच प्लेट की इससे जो है ना आपको यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपको मेनाजाइट रेत जो है ये किसका है, तो ये आपको थोरियम का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाया जाता। ठीक है, खूर क्या होता है, देखिए खूर क्या होता है कि नीचे देखिए ऐसा जो है ना कुछ आकार का आता है। ठीक है, उसे हम खूर कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे करके आता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में हिरन दिया हुआ है, बी में गीदड़ दिया हुआ है, सी में जेबरा दिया हुआ है, डी में घोड़ा दिया। देखिए यहाँ देखिए हिरन, जेबरा और घोड़ा ये तीनों में क्या होता है आपको खूर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो गीदड़ है ये जो है ना आपको कुत्ता के कुल का पाया जाता है। ये क्या है आपको, ये कुत्ता का कुल है। ठीक है, तो कुत्ता के कुल में क्या होता है कि इसके देखिए पैर में क्या होता है आपको, देखिए ऐसे ऐसे रहता है, इसमें देखिए नाखून रहता है, देखिए ऐसे ऐसे नाखून रहता है और इसका जो है ना पैर नीचे गद्देदार रहता है। ठीक है, ये खूर में क्या होता है कि ये जो है ना बहुत ही कठोर इसका पैर रहता है। देखिए ऐसे करके 3D टाइप का ये पूरा कठोर रहता है। ठीक है, तो ये खूर हो जाएगा। और ये क्या है इसका, देखिए गिदड़ का पैर कैसा रहता है, तो कुत्ता के जैसा ये गद्देदार रहता है। ठीक है, तो इसका तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गीदड़। ठीक है, इसमें क्या होगा, खूर नहीं पाया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कड़कनाथ एक किस्म है किसका। देखिए कड़कनाथ क्या है, तो एक प्रकार का मुर्गा का किस्म है, बहुत ही प्रचलित मुर्गा है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुर्गा कहाँ पाया जाता है, ये देखिए मध्य प्रदेश जो है, ये मध्य प्रदेश की एक जगह है, क्या कौन सा जगह है, तो ये आपको झाबुआ, झाबुआ में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, झाबुआ में जो है इसका स्थानीय भाषा में इसका नाम क्या है, देखिए इसका स्थानीय भाषा में नाम है आपको काली मासी। ठीक, काली मासी। ठीक, चलिए और देखिए इसका क्या होता है कि जैसे इसका त्वचा हो गया और इसका देखिए त्वचा हो गया, चमड़ा हो गया और इसका मांस तक भी इसका क्या होता है, काला ही होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। देखिए प्याज क्या होता है, देखिए प्याज की जब छिलका उतारते हैं देखिए उस पर क्या होता है आपको, इसमें आपको सिंथेज नामक एक जो है ना आपको एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है, तो सिंथेज। ठीक ना, इसमें क्या होता है आपको कि सिंथेज नाम का जो एंजाइम निकलता है वो एंजाइम क्या करता है कि ये जो है ना आपको प्याज में उपस्थित रहता है पहले से आपको क्या चीज़, तो ये आप इसमें रहता है आपको सल्फॉक्साइड। ठीक ना, सल्फॉक्साइड जो रहता है इससे जो अभिक्रिया करता है सिंथेज एंजाइम, ये अभिक्रिया करके कौन सा एसिड बना लेता है, तो आपको सल्फोनिक एसिड बना लेता है। ठीक ना, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड जो बना लेता है तो इसी के कारण जो है ना आपको आँख में आंसू आने लगता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सल्फ्यूनिक अम्ल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से क्या मतलब क्या हो कि उसका प्रजनन जिस अंग से होता होगा ज़्यादातर तो वही उसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका देखिए पुष्प से ज़्यादातर प्रजनन होता है पौधे में। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुष्प। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कपास का प्रमुख घटक क्या है। देखिए कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है। ठीक है ना, और इसमें सेलुलोज कितना पाया जाता है, तो ये 91 से 94% पाया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेलुलोज। ठीक, चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उस सभी में आप वीडियो को शेयर कर दें। ठीक, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दें। ठीक, और वीडियो को लाइक भी कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें और प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। प्लेलिस्ट में क्या है कि आपको अभी तक जितना भी हम सेट कराए हैं साइंस का तो सारा जो है ना आपको सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया, 1 से लेकर के 118 तक को जो है ना पूरी अच्छी तरह से अरेंज कर दिया गया। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।